नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और आज चर्चा बिहार की। देखिए, सर्दी के इस मौसम में बिहार में गर्मी है, सियासी गर्मी है, बहुत ही अधिक गर्मी है। 29 दिसंबर की तारीख बड़ी तारीख बताई जा रही है, जिस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है जेडीयू की। और कहा जा रहा है कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, छोड़ने जा रहे हैं, हटाया नहीं जा रहा है। उन्हें मनाने की कवायद अब भी चल रही है। नीतीश कुमार मनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राह कुछ जुदा जुदा दिखती है। इंडिया अलायंस से, बिहार में महागठबंधन से कई तरीके की चर्चाएं हैं कि वे फिर से पलटी मार सकते हैं, वे फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। 2024 सामने है, कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। और आपने देखा ही कि इंडिया अलायंस की बैठक में क्या क्या हुआ। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो खबरें हैं वह तो हैं ही, जो चिंताजनक हैं। तो नीतीश कुमार, देखिए, बात करने वाले लोग यहां तक कह रहे हैं कि विधानसभा भी भंग किया जा सकता है और बिहार में लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो सकता है। देखिए, स्पीकर की भूमिका बड़ी हो जाएगी, गवर्नर की भूमिका बड़ी हो जाएगी यदि नीतीश कुमार सच में राह बदलने का फैसला करते हैं। उनकी साख पर कितना बड़ा बट्टा लगेगा यह अलग मसला है, लेकिन चुनाव में, राजनीति में अपना पक्ष, अपना लाभ देखा जाता है। अजीत जी, हम समझना ये चाहते हैं कि 29 तारीख की बैठक और नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं, यदि सच में नीतीश कुमार राह बदलते हैं, फिर से एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, तो कारण क्या होगा? क्या कारण बताएंगे इस बार? 2017 में उन्होंने भ्रष्टाचार बता दिया था, लेकिन इस बार क्या कोई विशेष राज्य का जो उन्होंने मुहिम चलाने की बात कही थी, उस पर भी कोई आगे नहीं बढ़े। इधर खामोशी दिख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम यह समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार राह बदलते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा लोकसभा चुनाव 2024 में, और तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होने वाला है। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने दो तीन बातें कही। एक तो क्या कारण बताएंगे, जी दूसरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्या फायदा होगा, जेडीयू को क्या फायदा होगा, तीसरा तेजस्वी यादव को, आरजेडी को क्या नुकसान हो सकता है। ये तीन सवाल हैं, तीनों जी इंटरकनेक्टेड हैं। पहले हम लोग ये जी देखें कि क्या कहेंगे, क्या बहाना होगा। उस समय 2017 में कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप बता करके कि हम बड़ी साफ सुथरी छवि के हैं और भ्रष्टाचार के केसेज आ रहे हैं तो हम छोड़ दिए, लेकिन फिर उन केसेज के बावजूद आप फिर चले गए आरजेडी के साथ। तो अब भी जी बहाना नहीं कर सकते हैं। अब भी एजेंसीज की कार्रवाई बहुत तेज हो गई है और लगातार समन, अभी आपने देखा कि 22 तारीख को तेजस्वी यादव को बुलाया था, फिर 27 तारीख को लालू यादव को बुलाया। तो ये लगातार समन्स हो रहे हैं। तो वो भ्रष्टाचार का मामला अपनी जगह है, लेकिन वो कारण नहीं होगा। आपने अभी कहा जी कि इंडिया जो अलायंस है, अपोजिशन का जो अलायंस है इंडिया, उसकी बैठक में जो चीजें हुई हैं और उसके बाद नीतीश कुमार को उससे जो धक्का लगा है, जो झटका लगा है, एक कारण वो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि हमने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, सबको हम साथ लेके। उसके पहले तमाम पार्टियों ने प्रयास किया था और वो किसी को साथ नहीं ला सके थे लोग। जी चंद्रशेखर राव को आपने देखा, वो बिहार भी आए थे, पटना आए थे, अपना चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के पूरे देश में उड़े थे। वो हैदराबाद गए मिलने उनसे। तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, स्टालिन से मिले, ममता बनर्जी से मिले, सब जगह वो मिल रहे थे, लेकिन उनकी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ममता बनर्जी ने भी फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश की, उनकी भी कामयाबी नहीं मिली उनको भी। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। नीतीश कुमार की कोशिश कामयाब हुई। तो इस वजह से नीतीश कुमार ये चाहते थे और उनकी पार्टी भी चाहती थी कि नीतीश कुमार को कम से कम उस अलायंस का संयोजक बनाया जाए और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए। अब प्रधानमंत्री पद जी का दावेदार घोषित करना तो छोड़ दीजिए, जो अलायंस है उसका संयोजक भी नहीं बनाया गया। और उस अलायंस के भीतर, जो 28 दलों के अलायंस के भीतर जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसका भी समन्वयक नहीं बनाया गया। तो जी ये एक तो ये कारण है कि प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हुए, संयोजक नहीं हुए, जबकि प्राइम मूवर है, उन्होंने सबको एकजुट किया है। दूसरी एक हम्म। इसका ये कारण बताया जा सकता है। और अचानक उस दिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले दिया। तो अब जब मल्लिकार्जुन बिल्कुल। खड़गे का नाम आ गया है, तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो पार्टी बिना किसी चेहरे के जाए अलायंस पूरा, या फिर खड़गे के नाम पर जाए। ये संभव नहीं है कि अब आप कहें कि एक दलित का नाम आगे कर दिया आपने और फिर उस नाम को हटा करके और आप दूसरा नाम ले आ रहे हैं।
तो अब या तो कोई जी, नाम नहीं आएगा, नहीं तो उसी नाम पर आपको जाना होगा। दूसरा ये इस कारण के अलावा एक वैलिड रीजन ये दे सकते हैं कि हमने कोशिश की थी कि बिहार का पहला बिहारी प्रधानमंत्री बने, और वो कामयाबी नहीं होने दे रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस में लगे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में लगे हैं, वो नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो हम वहां से अलग हट रहे हैं। दूसरा एक कारण हो जी, सकता है, कोई घोषणा केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी हो सकती है विशेष राज्य को लेकर के, जिसकी वजह से, जिसके जरिए नीतीश कुमार को एक रास्ता मिले उस तरफ जाने का। कोई एक घोषणा जी, ये नहीं होगा कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद कई राज्य इस मांग को लेकर के उठ खड़े होंगे, और जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है तब से आंध्र प्रदेश भी इसकी मांग कर रहा है, तो वो सब इस तरह की मांग लेकर के खड़े हो जाएंगे, तो केंद्र सरकार के लिए वो मुश्किल है। लेकिन कोई ना कोई रास्ता एक वहां से निकलेगा कि जिससे नीतीश कुमार को एक बहाना मिले। अब आइए दूसरे जी, सवाल पर आइए, जो कितना फायदा होगा बीजेपी को। देखिए, बीजेपी का जो परसेप्शन बिहार से बना है, आप बिहार में बीजेपी की 17 ही सीटें हैं, लेकिन धारणा जी, ये है कि एनडीए 39 सीट जीती। 40 में से 39 सीट जीतने की जो धारणा है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है कि 39 सीटें, फिर जैसे ही नीतीश कुमार इधर आएंगे, वैसे ही फिर एनडीए की 39 सीटें हो जाएंगी। बीजेपी की 17, उनकी अच्छा, नीतीश कुमार की 16, और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों की। तो एक तो 39 सीट का जी, परसेप्शन होगा। दूसरा, जो प्राइम मूवर है अपोजिशन अलायंस का, वो छोड़ेगा तो जो झटका लगेगा उस अलायंस को, जो अपोजिशन का अलायंस है, जो इंडिया है, उसको जो झटका लगेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा। वो 8 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी जाएगी। अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो वो 8 की जो तीव्रता वाला भूकंप होता है, उस तरह का भूकंप होगा जी, अपोजिशन अलायंस के हुँ, लिए। पूरे देश में जो भी अच्छा, धारणा बन रही है, जो भी माहौल बन रहा है लड़ाई का, आमने सामने की लड़ाई की जो भी बात हो रही है, वो सारी सारी बातें एकदम से धराशायी हो जाएंगी। सब एकदम से फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये, और जो कहा जा रहा है कि 24 डन डील है, उसके बाद ये माना जाएगा कि कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी, अगर अगर ऐसा हो जाता है तो। एक तो ये अपने आप में ये जी, बहुत बड़ा फायदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरी हुँ, बात हुँ, उसमें यह है कि भाजपा एक एक सीट के लिए, बीजेपी का जो मौजूदा लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो कोई भी चीज संयोग के भरोसे नहीं छोड़ते हैं कि हमारा बड़ा, अब हमको कोई लड़ाई नहीं, हम 3 नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट जीत गए, अब कोई लड़ाई नहीं, हम 24 जीत ही जाएंगे। वो भाग्य के भरोसे, परसेप्शन के सहारे या संयोग के सहारे कोई चीज नहीं छोड़ते हैं। एक एक सीट को लेकर के वहां चर्चा हो रही है। अभी 2 दिन की बैठक हुई है, 22 और 23 दिसंबर की, दिल्ली में, और हर प्रदेश जी, के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता हो, चाहे संगठन महामंत्री हो, संगठन के नेता हो, सब मौजूद थे। सबके सामने चर्चा हुई है, एक एक सीट की चर्चा हुई है। एक एक सीट पर अभी नमो ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है, और हर सीट पर लोगों से 3 संभावित नाम मंगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी ऐसे में ये जोखिम नहीं ले सकती है कि उसकी 17 सीटें खतरे में आए। 17 में से अगर 5 सीट, 7 सीट का भी नुकसान होता है अगर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के मिलकर लड़ने से, तो बीजेपी वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को हमेशा पहले से बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आना होता है। 284 मिली थी 14 में, 303 मिली 19 में, अब उनको उससे बड़े मैंडेट के साथ आना है। उससे कम मैंडेट आना, उससे कम बिल्कुल, सीटें होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तो इसलिए ये उनको इस बात की चिंता है, और इस बात का भरोसा है कि जैसे नीतीश कुमार आएंगे इस अलायंस में, वैसे वो 17 सीटें इंश्योर हो जाएंगी, और एनडीए की हुँ, फिर और भी ज्यादा सीटें हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी को अपना ये भरोसा है कि उसकी 17 सीटें श्योर हो, वो अपनी कर लेगी, अपनी सुनिश्चित कर लेगी सीटें। एक फायदा ये है। अब तेजस्वी यादव के जो नुकसान की बात है, आरजेडी के नुकसान की बात है, वो उसके कई डायमेंशंस हैं। तात्कालिक नुकसान तो ये जी, होगा कि मान लीजिए कि अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो सत्ता चली जाएगी, कि वो उप मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, और जो अभी सरकार में होने के नाते जो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, और जो अपने लोगों को वो उपकृत कर रहे हैं, या अपने पार्टी का वर्कर मजबूत हो रहा है, पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। ये तो एक तात्कालिक नुकसान होगा कि सत्ता से आप हट जाएंगे। लॉन्ग टर्म में लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगली बार जब नीतीश कुमार जेडीयू से जाएंगे, ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। नीतीश कुमार जी, अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं अपनी। आप उनकी सेहत देखिए, उनकी राजनीति देखिए, देश बिहार प्रदेश के हालात देखिए, तो वो इसके बाद नहीं कर पाएंगे। कोई पॉलिटिक्स आगे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी भी जाएंगे तो कंट्रोल उनके हाथ हुँ, से चला जाएगा। अभी भी जिस अलायंस में जी, वहां भी एक तरह से उनका कंट्रोल नहीं है उनके हाथ में, तो वो और खत्म हो जाएगा। बीजेपी के साथ जाएंगे तो अपना कंट्रोल लूज कर देंगे। सत्ता तो रहेगी लेकिन कंट्रोल लूज कर देंगे, और उसके बाद सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेज आरजेडी की होगी। तो ये लड़ाई बिल्कुल, हमेशा बीजेपी को भी सूट करती है और आरजेडी को भी सूट करेगी।
दोनों तरफ एक जी, लेवल का पोलराइजेशन होगा और ये एक बड़े मजबूत धुरी के तौर पर जो आरजेडी एक बार आपको ध्यान है 22 सीट पर चली गई थी, वहां से 80 सीट आई और जी। लगातार दूसरा चुनाव है जब वो 80 सीटों पर है। तो ये हुँ, स्थिति हुँ। उसकी इस स्थिति में आगे इजाफा होगा एक स्वतंत्र रूप से। अभी तो ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव अपने पिता और अपने चाचा के शैडो में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी छाया में, छत्र छाया में जी, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस छत्र छाया से निकल करके वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के तौर पर काम करेंगे, एस्टैब्लिश होंगे और उनके सामने अभी पूरा जहान है, वो पूरा समय उनके पास राजनीति का बचा हुआ है, जो वो अपने को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर ये झटका लगता है, ये घटनाक्रम होता है, तो उसके बाद वो अपने को तैयार कर सकते हैं आगे 25 के चुनाव के लिए, उसके आगे के चुनाव के लिए। नहीं अजीत जी, हम ये समझना चाहते हैं कि यदि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाते हैं, तो नीतीश कुमार क्या अपनी शर्तें मनवा सकेंगे बीजेपी से? हमने देखा है 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़े, तो लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन 2015 में महागठबंधन की सरकार बना ली, बीजेपी को शिकस्त मिली। लेकिन 2019 में जब नीतीश कुमार एनडीए में गए, तो उन्होंने बराबरी की सीटें बांट ली और बीजेपी को झुकना पड़ा। जो आप कह रहे थे कि एक-एक सीट की गिनती बीजेपी करती है, तो 2019 में 17 सीटें, जो पार्टी 2 सीट जीती थी 2014 में, उन्हें 17 सीटें बीजेपी ने दी। 17 पर बीजेपी खुद लड़ी और छापा लूछपा। लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक पे सेंध मारी, नीतीश कुमार की साख पर बट्टा, नीतीश कुमार की सेहत। क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपनी शर्तें बीजेपी से कबूल करवा सकते हैं या उन्हें इस बार झुकना पड़ेगा? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं इस मामले में। बीजेपी को अपनी, ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। मई-जून में अगर फिर से जी, बीजेपी सरकार में आ जाती है, तो उसके बाद तो टर्म बीजेपी डिक्टेट करेगी। बीजेपी को जी, इतने समय की ज़रूरत है कि इतने समय में उसको कोई नुकसान बिहार में ना हो। जो उसकी हुँ, सीटें हैं, हुँ, अच्छा, नीतीश कुमार से सिर्फ बिहार की 17 सीटों का मामला नहीं है, एक परसेप्शन का भी मामला है, धारणा का भी मामला है जी, कि वो फिर हुँ, अगर वो उस अलायंस में रहते हैं, जो भी अपोजिशन अलायंस में रहते हैं, तो उनका भी एक बड़ा चेहरा है और वो पॉलिटिक्स कहें, वो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उनकी अभी सभा थी और रोहिनिया में जो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रोहिनिया सीट आती है, उस पर वो सभा करने वाले थे, उसकी मंजूरी नहीं मिली। लेकिन कब तक मंजूरी नहीं देगा प्रशासन? तो वो रोहनिया में जी, जाकर सभा कर सकते हैं, मिर्जापुर में सभा कर सकते हैं, वो बहराइच और बाराबंकी जाकर के सभा कर सकते हैं, फैजाबाद जा सकते हैं, फूलपुर जा सकते हैं, जहां उनकी जाति का वोट आधार है मजबूत। और इंडिया अलायंस जो है अपोजिशन का, वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं पेश करे, तब भी एक चेहरा पेश कर सकता है, बड़ा नेता उनको, कि बड़े नेता हैं। जी, और अपने समाज में हुँ, वो ये मैसेज बनवा सकते हैं कि क्या पता हम प्रधानमंत्री हो जाए। तो वो हुँ, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, इसलिए बीजेपी अभी जोखिम नहीं लेगी। ये देखिए, अभी आपने जो कहा उस बात, वो एकदम तथ्यपरक बातें हैं कि 2017 में जब नीतीश कुमार वापस लौटे थे बीजेपी के साथ, तो उनकी जो ताकत थी अब वो ताकत नहीं है। उस वो जिस जी, जिस स्थिति में थे, उसी समय उन्होंने लोकसभा चुनाव की जब 17-17 सीटें उन्होंने तय कराई 2019 के लिए, ये 2018 में तय हो गया था या 17 में ही तय हो गया था। उसी समय उन्होंने 2020 के विधानसभा के लिए भी 100-100 सीटें तय करा ली थी कि उस समय भी हम लोग बराबर-बराबर सीटें लड़ेंगे। अब ये स्थिति नहीं बिल्कुल, होगी। अब वो एक तो विधानसभा जो 25 में है, उसकी सहमति, उसमें बराबर सीटों पर लड़ने की बात नहीं होगी। वो आएगी, वो बात चर्चा में ही नहीं आएगी। अभी सिर्फ लोकसभा की जी, बात चर्चा में आएगी। ये संभव हुँ, है, उस समय जब लोकसभा की बात चर्चा में आएगी, तो 2 चीजें सामने रखी जाएँगी। नीतीश कुमार की एक शर्त ये भी होगी कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। तो ये हुँ, संभव है कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए, लेकिन लोकसभा सीटों पर आप समझौता करिए, आप कुछ सीटें कम करिए। और वो कम करने का कारण ये भी हो सकता है कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी भी अब 2 हिस्सों में बट गई है, उन दोनों खेमों को भी सीटें जी, देनी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फिर से आ गई है, उसको सीटें देनी है। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको भी सीटें देनी है। और बहुत संभव है कि मुकेश सहनी की पार्टी भी अल्टीमेटली बीजेपी जेडीयू के अगर अलायंस होता है, उसी अलायंस के साथ आए, तो उनको भी सीटें देनी है। तो बीजेपी ये कह सकती है कि हम अपनी 17 सीटें तो हम लड़ेंगे, बाकी जो बची 23 सीटें हैं, उनमें तमाम अलायंस में बंटवारा होगा सीटों का, और आपकी 3-4 सीटें कम होती है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है नीतीश कुमार को, कि वो पहले जो 17-17 का बंटवारा था, वो अब ये नहीं लग रहा है कि 17-17 का बंटवारा होगा। उनको कुछ सीटें कम करनी पड़ सकती हैं अलायंस पार्टनर को देने के नाम पर। लेकिन
यहाँ ये कैच है, अगर नीतीश कुमार सत्ता छोड़ने को तैयार हो जाए कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उस समय जी फिर अगर ऐसा होता है जिसकी संभावना कम है, तो फिर सीटों पर बराबरी की बात करने की स्थिति में होंगे नीतीश कुमार। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी रखें और वापस आप सीटों का बंटवारा उसी तरह से हो जो 2019-20 का फॉर्मूला था। वो इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अजीत जी, तो फिर तो वही बात हुई ना कि नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा इस बार। देखिए, एनडीए में वैसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें नीतीश कुमार बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष, वे बार बार कहते हैं कि 2020 के इलेक्शन में उन्हें खंजर भोंका गया तो इनकी परेशानी बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ रिश्ते कैसे बिगड़े, बीच में यह भी चर्चा होती रही कि उपेंद्र कुशवाहा वापस आ रहे हैं, ललन सिंह ही बाधक बने हैं। जीतन राम मांझी की विदाई कैसे हुई महागठबंधन में। तो बीजेपी छोड़िए, नीतीश कुमार को इन सबों को गले लगाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार तो डाउन हुए ना, राजनीतिक तौर पर तो डाउन होना ही पड़ेगा ना। ये तो आप दिख रही है, जो बातें आप कह रहे हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजनीति तो ऐसी है, पॉलिटिक्स ऐसी चलती है। जी आप इसको अब इस दूसरे नजरिए से देखिए, आपकी जिस जिस अंदाज में और जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार लालू यादव के पास गए थे, उसको भी तो जी डाउन होना ही कहेंगे, उसको भी तो झुकना ही कहेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने जिसकी लड़ाई लड़ी 20 साल तक, फिर गए उन्हीं के साथ, जी तो कॉम्प्रोमाइज तो करना होता है। इसको इसको हम झुकने की बजाय समझौता करना कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना कहेंगे। पॉलिटिक्स में एक टर्म है ज्ञानेश्वर जी, स्ट्रेटेजिक जो रणनीतिक लचीलापन है, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सर्वाइव करने का सबसे बड़ा गुण होता है। पॉलिटिक्स में सर्वाइवल के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसकी जी क्लासिकल एग्जाम्पल नीतीश कुमार नहीं है, उसके क्लासिकल एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं दिखाता, उनसे ज्यादा रणनीतिक लचीलापन किसी में नहीं। आप देखिए, जब हम्म, कितनी बार नीतीश कुमार जब पहली बार भी छोड़ करके गए तो क्या क्या कहा गया, प्रधानमंत्री ने उनके डीएनए को चैलेंज कर दिया था, जी लेकिन फिर वापस उनके साथ मिल गए, दोस्ती हो गई, दोनों मिलते रहे, कोई उनको कोई समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने तालमेल कर लिया था, और अभी महाराष्ट्र जी में एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो वो जो हम्म, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है, रणनीतिक लचीलापन हम इसको कहेंगे, और फिर वो लचीलापन नीतीश कुमार में नहीं रहा है। नीतीश कुमार बड़े स्टिफ टाइप से पॉलिटिशियन रहे हैं और अपनी शर्तों पर हमेशा राजनीति करते रहे हैं, अड़ के और अकड़ के जी राजनीति करते रहे हैं। तो उनको एक समझौता करना होगा इस मामले में, और बीजेपी कहेगी कि ये समझौता आपको करना होगा। इस बार नीतीश कुमार ये शर्त नहीं रख सकते हैं कि अब हम आ गए तो किसी की जरूरत नहीं है। ये बात कहने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगर आते हैं वो, तो ये जितने लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, ये सब लोग इस अलायंस का हिस्सा रहेंगे। बीजेपी इस बार किसी को नहीं जाने देगी, बीजेपी किसी को नहीं छोड़ेगी कि अपनी इस बात के लिए कि नीतीश कुमार अब आ गए तो बाकी सबको छोड़ देंगे, वो इस बार नहीं होगा। और जो नए पार्टनर भी जोड़ने हैं, बीजेपी नए पार्टनर भी जोड़ेगी, क्योंकि उसको अपनी सीटों अपने दम पर अपना इंटरेस्ट छोड़ करके नहीं जोड़ना है। वो इंटरेस्ट वो चाहेगी जी जेडीयू छोड़े। और जो ये हम्म, तमाम जो चीजें अभी हो रही हैं, इनका संकेत हम लोग को जो ये मिल रहा है कि जेडीयू में जो चेंजेस की बातें हो रही हैं ना, वो सब इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि जो बड़े नेता अभी उनके साथ में हैं, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो कुछ शर्तों पर, जैसे ललन सिंह की बात आपने कही, वो कई चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से जी उनको मुख्य भूमिका से हटा दीजिए कि जहां मोल भाव होगा, बार्गेनिंग होगी, जहां शर्तें तय होंगी, वहां वो न रहें। ज्यादा फ्लेक्सिबल आदमी वहां बैठे और वो शर्तें तय करे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के लिए भी मामला सर्वाइवल का है। उनको भी अपना अस्तित्व बचाना है, और आप देखिए, अस्तित्व बचाने की चिंता में देवगौड़ा जैसा बड़ा नेता, उसने ये कह के बीजेपी के साथ गए कि हमको पार्टी का अस्तित्व बचाना है, ये कह के गए। जी और हमको कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर बीजेपी के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, तो ये लाइन वो भी बोले कि पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सवाल अस्तित्व तब का तो पैदा अजीत होता जी, जी सवाल अस्तित्व का है। देखिए, प्रशांत किशोर जो देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, अब तो वो जनसुराज अभियान चला रहे हैं, वे पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में लिख लीजिए, नीतीश कुमार को 5 सीटें, इससे भी कम। तो क्या नीतीश कुमार ने सचमुच खतरा भांप लिया कि हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं, इसलिए
वे फिर से बीजेपी की ओर, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि जो जेडीयू के वोटर हैं, नीतीश कुमार के वोटर हैं, वे लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी को वोट करने नहीं जा रहे थे। यह बात भी बताई गई कि देखिए 2015 का जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तब लोगों ने, आरजेडी के वोटर ने और जेडीयू के वोटर ने एक दूसरे को वोट इसलिए कर दिया क्योंकि नीतीश कुमार घोषित नेता थे। लेकिन 2024 का चुनाव 2025 को भी कनेक्ट कर रहा है, बिहार विधानसभा के चुनाव को। ऐसी सूरत में यहां वोटों का ट्रांसफर बहुत मुश्किल होने वाला था। और नीतीश कुमार, जैसा आपने कहा, अस्तित्व की बात, देवगौड़ा यह कह कर गए कि हमें पार्टी का अस्तित्व बचाना है। तो क्या नीतीश कुमार ने मान लिया है कि जदयू का अस्तित्व खत्म होने वाला है यदि हमने ऐसा नहीं किया तो? बिल्कुल, उन्होंने और उनके आसपास के जो लोग हैं वो इस बात को भांप गए हैं कि अस्तित्व खतरे में है पार्टी का, और वो कई कारणों से है ऐसा। देखिए, नीतीश कुमार के पास जो वोट है, उस वोट में उसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत कॉन्फिडेंट रहे हमेशा, और उस वोट को वो ट्रांसफर कराते रहे। आप देखिए, नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ लड़े हों, उसको उन्होंने 100% वोट ट्रांसफर कराया है। वो बीजेपी को भी कराया है और आरजेडी को भी कराया है। विधानसभा में आरजेडी को कराया ट्रांसफर उन्होंने, और लोकसभा में वो बीजेपी को कराया, विधानसभा में भी बीजेपी को कराया। आप इसका सबूत संकेत ये है कि आप स्ट्राइक रेट देखिए, बराबर सीटों पर लड़के, और 80 सीट जीती थी, 15 में भी आरजेडी और नीतीश कुमार 71 सीट जीते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप 10% कम सीटें जीते, बराबर सीटें लड़े थे ये लोग। इसका मतलब हुआ कि आरजेडी का कुछ सर्टेन वोट जो था वो ट्रांसफर नहीं हुआ था जेडीयू को। इस तरह से आप देखिए, जब ये लोग सबसे जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी 2010 में जेडीयू और बीजेपी की, तो 100 सीट लड़के बीजेपी 91 सीट जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट 91% का था। और नीतीश कुमार 140 सीट लड़के 116 सीट जीते थे, इनका स्ट्राइक रेट 82-83% का था। तो इसका मतलब कि बीजेपी का कुछ वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था जेडीयू को, लेकिन जेडीयू का 100% वोट ट्रांसफर हुआ था बीजेपी को। तो ये नीतीश कुमार की ताकत है कि उनका वोट 100% ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी पार्टियां जो हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होता है, या स्ट्रेटेजिकली वो पार्टियां ऐसा कर देती हैं कि ट्रांसफर नहीं हो। जैसे अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ, बीजेपी ने, ये अनजाने में तो नहीं हुआ था, ये बीजेपी का वोट जो था उसका एक बड़ा हिस्सा चला गया एलजेपी की तरफ, वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जेडीयू की तरफ। तो ये नीतीश कुमार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनके पास जो वोट है वो ट्रांसफर करा सकता है, और दूसरी पार्टियां भी इस बात को समझती है कि नीतीश अपना वोट ट्रांसफर करा सकता है। तो एक तो ये है अस्तित्व की जो बात आपने, खतरा भांपने की जो बात कही, खतरा नीतीश कुमार ने इसी से भांप लिया कि लालू यादव हो सकता है वोट ट्रांसफर नहीं कराए उनको। ये एक बड़ा खतरा था उनके साथ। दूसरा खतरा था पार्टी टूटने का। देखिए, 8 से 9 सीटें बदली जाने की बात थी, आप भी कई बार बता चुके हैं, कई बार आपके चैनल पर सीट वाइज आपने चलाया हुआ कि कहां सीटें अदला बदली हो सकती हैं। तो सीटें बदली जाएंगी तो वो तो इसका मतलब कि 8-9 एमपी बेटिकट होंगे। आरजेडी का तो बेटिकट नहीं होगा, आरजेडी का तो कोई एमपी ही नहीं है लोकसभा का। लेकिन जेडीयू का जो बेटिकट होगा, जो सिटिंग एमपी जिसको टिकट नहीं मिलेगी, जिसकी सीट बदली जाएगी, वो तो एकदम स्वाभाविक नेचुरल एलाई है बीजेपी के साथ, फिर वो चला जाएगा पार्टी छोड़ करके, और पहले ही चला जाएगा। कि आज कोई इतना मूर्ख नहीं है कि वो वेट करेगा मार्च तक, अप्रैल तक वोट करेगा, वो अभी चला जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि बीजेपी सीटों की तैयारी कर रही है, सीट पर कैंडिडेट खोज रही है। अगर जाना है उधर तो उधर अभी जाना होगा, तो अभी तो पार्टी टूट जाएगी। तो पार्टी टूटने का मतलब है कि सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर तो आपकी ताकत कम होगी, तो आरजेडी भी क्यों पूछेगी आपको बराबरी में। और ये अजीत जी, आपने कह दिया पार्टी टूट जाएगी, हम इस पर आते हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही, अस्तित्व बचाने की बात, वोट ट्रांसफर की बात, कि जमीनी सच्चाई ये है कि जो नीतीश कुमार के पास वोट बैंक, जिसे आप कह रहे हैं 100% ट्रांसफर करा देते थे, लेकिन हमने 2020 से 2023 के बीच में देखा कि इनका लव कुश समीकरण टूट चुका है। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, और जो ईबीसी वोट बैंक पर ये इकलौते मालिक थे, वहां भी जबरदस्त सेंधमारी बीजेपी कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वोट ट्रांसफर की बात भी, और फिर जो आप कह रहे हैं कि सांसदों के बेटिकट होने का खतरा, वे बीजेपी की ओर चले जाते। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो बातें चल रही है इस सियासी गर्मी में, यदि नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू के विधायक टूट जाए, और तेजस्वी यादव को महज 6-7 विधायकों की जरूरत है। विधानसभा का अध्यक्ष
आरजेडी के पास है, अवध बिहारी चौधरी, जो 2015 में लालू यादव ने भूल की थी कि दोनों बेटों को पहली बार मंत्री बनाने के लिए विजय कुमार चौधरी को कबूल कर लिया था जेडीयू के विधानसभा अध्यक्ष को। उन्होंने 2022 में यह गलती नहीं की, अवध बिहारी चौधरी। और आप तो पॉलिटिकल पंडित हैं, समझते हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या हो जाती है ऐसी सूरत में। तो क्या जेडीयू के टूटने का खतरा भी मंडरा रहा है? ललन सिंह नाराज हुए तो? देखिए, अभी क्या जेडीयू के 45 विधायक हैं और 45 जी है और तोड़ने के लिए 30 की जरूरत है। जो वैलिड जो कानून सम्मत जो दल बदल होगा उसके लिए 30 विधायकों की जरूरत है। जब तक 30 जी विधायक नहीं होंगे तब तक नहीं टूट सकती है पार्टी। अगर ये हो कि 5-6 विधायक, 8 विधायक या 10 विधायक, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कि शरद पवार के साथ कितने बिल्कुल विधायक गए पता नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ शुरू में तो 15 ही विधायक गए थे और उसके बाद भी वो उनकी सदस्यता नहीं गई। तो वो अगर वैसा होने की स्थिति आती है तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष से पहले गवर्नर की भूमिका होती है, विधानसभा अध्यक्ष की अच्छा भूमिका बाद में आती है। वो जब अयोग्यता का मामला आएगा, पार्टी अगर आप सोचे, फर्ज करें ऐसा कि 10-12 विधायक या 15 विधायक उधर जाते हैं तो नीतीश कुमार की तरफ अगर उनके 15 विधायक टूटते हैं तो इनका जो चीफ व्हिप है वो कंप्लेन करेगा स्पीकर के पास कि भाई इनकी सदस्यता खत्म की जाए। तब उनकी भूमिका आएगी स्पीकर की। उसके पहले अगर उन 15 विधायकों के दम पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का दावा करने जाएंगे तो भूमिका गवर्नर की होगी। तो स्पीकर से पहले भूमिका गवर्नर की आती है। तो ये आपको भी पता है, हम सब जान रहे हैं कि फिर गवर्नर उनको नहीं मौका देने जा रहे हैं कि आप आइए शपथ ले लीजिए, ये आपके पास ये विधायक है। चूंकि गवर्नर को भी पता है कि ये लोग अयोग्य हो जाएंगे, ये नियम सम्मत दल बदल नहीं है। ये गवर्नर महाराष्ट्र में तो बनवा सकता, अगर बीजेपी की सरकार बनने जा रही होती तब तो गवर्नर हो सकता है कि बुला के शपथ करा देते, हो सकता है कि सुबह 5 बजे भी शपथ करा देते, आधी रात को भी शपथ हो जाती। लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार बनने की बात हो रही है तो गवर्नर शपथ नहीं कराएंगे। गवर्नर भी अब जो हैं वो आप जान रहे हैं कि पहले फागू चौहान थे तो उनके साथ एक समीकरण हो सकता था कि बन जाता कोई कि नीतीश कुमार के साथ उनका सद्भाव हो जाता, पिछड़ी जाती अति पिछड़ी जाती का। अब वो नहीं हो सकता है, अब वो स्थिति नहीं है। तो गवर्नर नहीं, अगर ऐसी चीज नौबत आती है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायक अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए टूटने की कोशिश करते हैं तो पहला मामला या पहली भूमिका गवर्नर की होगी। एक तो ये है। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं कि अभी न तो बीजेपी की ऐसी स्थिति है कि वो नीतीश कुमार के 30 विधायक तोड़ दे और न आरजेडी की ऐसी स्थिति है कि वो 30 विधायक तोड़ दे। तो अगर बीजेपी की ये स्थिति किसी भी मुकाम पर ऐसी होती कि वो तोड़ दे तो अब तक तो तोड़ के बना लेती बीजेपी अपना। जो इतने समय से हम लोग सुन रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ देगी, कांग्रेस के भी 11-12 विधायक संपर्क में है बीजेपी के, ऐसा होता तब तो कर चुकी होती बीजेपी। तो वो 30 विधायक जुटा करके नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की स्थिति अभी ना बीजेपी की है ना आरजेडी की है। इसलिए वो पार्टी नहीं टूटने जा रही है क्योंकि बीजेपी की बहुत पैनी नजर है उन सारी गतिविधियों पर। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी न टूटे इसका नीतीश कुमार से ज्यादा ख्याल बीजेपी रखेगी। नीतीश कुमार का कोई विधायक न टूटे इसका ख्याल उनसे ज्यादा बीजेपी रख रही होगी कि इनका कोई विधायक ऐसा ना हो बीजेपी चला जाए। और चूंकि उधर आपने अभी बताया जो समीकरण, वो बहुत क्लियर समीकरण है कि कांग्रेस के 19 हैं और 16 लेफ्ट पार्टीज के हैं और 79 सीटें अपनी आरजेडी की हैं, तो उनको 6-7 सीटों की कमी पड़ रही है। तो इस बात पर बहुत बारीक और पैनी नजर बीजेपी की होगी कि कोई ऐसी स्थिति न बने कि इधर से उतने लोग जाकर के कोई ऐसा खेल हो जाए कि आरजेडी की सरकार बन जाए। क्योंकि फिर एक बार सरकार बनने के बाद फिर उससे लड़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। मतलब कम से कम लोकसभा चुनाव, विधानसभा में तो जो होगा सो होगा, लेकिन लोकसभा में अगर सरकार बना ले और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाए तो अभी बीजेपी ने जो दाव चला है मोहन यादव का, वो दाव एकदम नल एंड वाइड हो जाएगा। वो दाव तो भोथरा हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री हो जाए तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब राज्यों में मोहन यादव को कौन पूछ रहा है? लालू यादव तो सबसे बड़ा नाम है यादव पॉलिटिक्स में। अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो उसके बाद तो उनका बेटा मुख्यमंत्री न बने, ये रोकने की जितनी कोशिश बीजेपी करेगी उतनी कोई नहीं करेगा। इसीलिए ये एक मुश्किल है कि अभी नीतीश कुमार की पार्टी में कोई सेंध लगना। लोकसभा का एमपी टूट के वो जाएगा बीजेपी में, टूट के कोई आदमी आरजेडी में न जाए इसका ख्याल बीजेपी रखेगी। लेकिन एक और चर्चा पटना में है कि देखिए जेडीयू के कई एमएलए जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना चाहते हैं और जेडीयू के विधायकों की जितनी संख्या है नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी विधायक को चुनाव लड़ाया जाए।
और यह संख्या 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव बहुत सीरियसली लड़ना चाहते हैं और उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कहीं इनके बहाने कोई खेला तो नहीं हो जाएगा? तो ये अब एक देखना होगा, अब उसकी एक आप ज्यादा बारीक जानकारी आपके पास होगी कि वो कौन लोग हैं और वो आरजेडी के जी। टिकट से लड़ना चाहते हैं या बीजेपी के टिकट से, उनका समीकरण किसके साथ बैठता है। उनका समीकरण जी। अगर आरजेडी के साथ बैठ रहा है कि उनको ये लग रहा है उन विधायकों को कि वो आरजेडी के साथ जा करके और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी अगर उनको कमिटमेंट कर दे, देखिए तब वो जाने की कोशिश उधर से टिकट लेंगे। लेकिन उसमें रिस्क क्या है, जोखिम क्या है कि ऐसी अगर ऐसा करती है आरजेडी, तब तो ये अपने आप, तब तो और बड़ा बहाना नीतीश कुमार को होगा कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं। और जब वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो ये जो विधायक कोशिश सोच रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर के एमपी बन जाएंगे, वो तो बन नहीं पाएंगे और विधानसभा की उनकी सदस्यता अलग चली जाएगी। जैसे ही आप दूसरी पार्टी का टिकट लेंगे वैसे ही आपको अयोग्य करा दिया जाएगा। एमपी बनना अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो इस वजह से ये कोई भी जो विधायक लड़ना चाह रहा है वो आइडियल सिचुएशन में लड़ना चाह रहा होगा कि आइडियल सिचुएशन रहे कि आरजेडी जेडीयू साथ में रहे तो हमको लोकसभा की टिकट मिल जाए। अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन बदलता है तो उनको वेट करना होगा। वो अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ लड़ के विधायक नहीं बन पाएंगे तो उसके बारे में वो डिसीजन 2025 के आसपास में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। विधायकों को, हर विधायक को अपनी सीट की भी चिंता होती है। ये नहीं, ऐसा ना हो कि चौबे जी बनने चले और दुबे जी बन जाए कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए और इधर विधायक की चली गई और लोकसभा भी नहीं जीत सके। तो ये जो नहीं, ठीक है, ये चिंता रहेगी। लेकिन एक बात और है, देखिए जो चर्चा ये है, क्या आपको लगता है कि 2024 में जो मोदी की आंधी, जो आप कहते हैं सीट की गिनती 303 से अधिक, इस आंधी के चक्कर में बिहार में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों साथ हो सकता है यदि नीतीश कुमार एनडीए की ओर जाते हैं तो? देखिए, ये हो सकता है कि ये बात नीतीश कुमार चाहे कि ऐसा हो जाए। नीतीश कुमार ऐसा चाहने की वजह ये होगी कि इस बार, पिछली बार तो वो 100 सीट पर लड़के सिर्फ 45 जीते थे। उनको पता है कि अगर लोकसभा के साथ हम चुनाव कराते हैं और सचमुच वैसी लहर होती है तो फिर इनकी सीटें बढ़ के 70-80 पहुंच जाएंगी, 70 पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर इनकी जो स्थिति कमजोर हुई है वो फिर बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये नीतीश कुमार निश्चित रूप से ऐसा चाहेंगे कि एक साथ चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जहां तक हमारी समझ है पॉलिटिक्स की, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि स्टेट का इलेक्शन लोकसभा के साथ हो। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कितनी बार, हम लोग 10 साल से सुन रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि एक देश एक चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ किसी राज्य का चुनाव, किसी ऐसे राज्य का चुनाव नहीं कराया जाता है जहां बीजेपी मजबूत होती है। उसके साथ जो चुनाव होता है वो उड़ीसा का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है, अरुणाचल प्रदेश का होता है, सिक्किम का होता है। किसी बड़े राज्य का चुनाव नहीं होता है। उसके 6 महीने के बाद 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, बड़े राज्यों के। महाराष्ट्र का चुनाव होता है, हरियाणा का चुनाव होता है और झारखंड का चुनाव होता है। हर बार 14 में भी, 19 में भी लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने के बाद पहले महाराष्ट्र का होता है, फिर 5 महीने बाद हरियाणा का होता है, फिर 6 महीने बाद झारखंड का होता है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने यह कोशिश नहीं की कि उन तीनों राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा लिए जाए। इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनको पता है, एक ये धारणा है कि लोकसभा चुनाव की लहर का असर होगा विधानसभा चुनाव पर। इसका अदर वे राउंड भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर स्टेट के इलेक्शन की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो इफेक्ट कर दे लोकसभा चुनाव को, फिर क्या होगा। सही वही बात है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए तो दुबे जी बन गए। आप ये सोच के जा रहे हैं कि हम लोकसभा तो जीत ही रहे हैं, विधानसभा भी जिता लेते हैं, और ऐसा ना हो कि विधानसभा की जो एंटी इनकम्बेंसी हो वो लोकसभा पर आ जाए, आपको लोकसभा की सीटें आप हार जाए, आपकी लोकसभा की सीटें कम हो जाए। इसीलिए ये जोखिम नहीं लेती है बीजेपी कभी भी। चुनाव अभी भी आप देखिएगा, जहां तक हमको अभी भी समझ है कि मई में लोकसभा के चुनाव होंगे, अक्टूबर में महाराष्ट्र का होगा, नवंबर में हरियाणा का होगा और दिसंबर में झारखंड का होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा पर न हावी हो जाए। तो बीजेपी को यह खतरा रहेगा कि स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी की, स्टेट में एक बड़े तबके का समर्थन तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए होगा। तो अगर उसका विधानसभा का चुनाव लोकसभा में कराते हैं तो उसका वोट अगर लोकसभा में भी कन्वर्ट होने लगा तो कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये नीतीश कुमार चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव साथ में हो जाए। नीतीश कुमार चाहेंगे। तो देखिए, बिहार पर अब नजर रखनी होगी, गहरी नजर रखनी होगी अगले कुछ दिन, खरमास के इन दिनों में। 14 जनवरी संक्रांति होगी, इसके बाद कहा जा रहा है फैसले का वक्त आएगा। तो हमारी नजर, आपकी नजर, देश की नजर रहेगी बिहार पर, और हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। देखिए, राजनीति में
कब क्या बदल जाता है, किस घंटे में बदल जाता है और नीतीश कुमार का मिजाज कब बदल जाएगा। लेकिन जी एक बात ज्ञानेश्वर जी, जनवरी का महीना भी बड़ा क्रूसियल होता है बिहार में। एक तो जुलाई अगस्त का होता है और एक जी जनवरी का भी होता है। आपको ध्यान होगा कि जनवरी 15 के दही चूड़ा के भोज के बाद ही नीतीश जी ने मांझी को हटाने का अभियान भी शुरू किया था। तो ये महीना बड़ा बिल्कुल क्रूसियल बिल्कुल। रहता है बिहार में। चलिए, तो हम लोग की नजर रहेगी, हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे क्या हो रहा है। तो आज अजीत जी जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।